BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क डे 11 और आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्लास 11 का चीज़ है। आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या कहते हैं, BRS। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट डे 11। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फेवरेबल बैंक बैलेंस इम्प्लाइज। बैंक बैलेंस फेवरेबल का मतलब क्या होता है, तो देखोगे ध्यान से बच्चों। एक होता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस, तो पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस माना जाता है। कैश बुक का डेबिट तो पासबुक का क्रेडिट, और ये दोनों आपका क्या हो गया, पॉजिटिव बैलेंस हो गया। पॉजिटिव बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस। और एक अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो, और कैश बुक का क्रेडिट तो पासबुक का क्या होगा, डेबिट। एक सेकेंड, कैश बुक का क्रेडिट तो पासबुक का डेबिट, ये दोनों कौन सा बैलेंस कहलाएगा, निगेटिव बैलेंस। इसको हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कैश बुक का डेबिट बैलेंस अगर दिख रहा है, इसका मतलब कि आपके बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है। और कैश बुक का डेबिट तो पासबुक से अगर देखेंगे तो पासबुक का कौन सा बैलेंस कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस। तो कैश बुक डेबिट, पासबुक क्रेडिट, ये आपका पॉजिटिव बैलेंस हो गया। और कैश बुक क्रेडिट अगर आ जाए, इसका मतलब कि आपके बैंक में नेगेटिव बैलेंस, यानी कि आपने क्या कर लिया, ओवरड्राफ्ट कर लिया। तो कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो पासबुक देखेंगे तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। तो यही आपका आंसर है इसका। फेवरेबल बैंक बैलेंस का मतलब कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट। आंसर सी होगा। एक डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक। अब यहाँ पे जो हम लोग कैश बुक की बात कर रहे हैं, कैश बुक का कौन सा कॉलम लिया जाना है, बैंक कॉलम। कैश बुक का बैंक कॉलम याद रखिएगा, क्योंकि बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे तो जब भी हम कैश बुक बनाएंगे तो कौन से कॉलम में दिखाएंगे, बैंक कॉलम में दिखाते हैं। तो कैश बुक मतलब बैंक कॉलम। कैश बुक में आपका 3 कॉलम हो सकता है, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम और एक डिस्काउंट कॉलम। जैसे हम लोग पढ़े थे सब्सिडरी बुक में, कैश बुक में। कैश बुक कितने टाइप का होता है, तो 4 टाइप का होता है। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें केवल कैश का कॉलम होता है। डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक दोनों का कॉलम बनाया जाता है। और 3 कॉलम कैश बुक में कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम बनाया जाता है। तो यहाँ कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम। तो 1 का आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट मीन्स क्या होता है, अभी हमने बताया। ओवरड्राफ्ट का मतलब, ओवरड्राफ्ट का मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस। तो देखो क्या होगा, ओवरड्राफ्ट मीन्स डैश बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। आंसर 2 का हो गया बी। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको BRS का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो 11th पढ़ा हुआ बहुत दिन हो चुके होंगे, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का रिवीजन करते हैं। तो थोड़ा सा थ्योरी देखना पड़ेगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लो। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, तो जैसे मान लो हम कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक कौन बनाएगा, ट्रेडर। ट्रेडर मतलब जो बैंक के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है। और पासबुक कहाँ मेंटेन होता है, बैंक में मेंटेन होता है, यानी कि बैंकर जो है वो क्या करता है, पासबुक बनाता है। और कैश बुक का कौन सा कॉलम यूज करेंगे, बैंक कॉलम। कैश बुक का बैंक कॉलम यूज करेंगे। अब जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है उसमें कैसे रिकॉर्ड करेगा, तो ट्रेडर अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर देता है और बैंक अपने पासबुक में। तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ एरर के कारण, कुछ टाइम प्रॉब्लम के कारण क्या होता है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस डिफरेंस हो जाता है। जैसे देखो, मान लो आपके अकाउंट में बैंक ने 100 रुपया इंटरेस्ट जमा कर दिया। तो जब बैंक आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा किया तो पासबुक मेंटेन हो गया,
लेकिन पासबुक जब मेंटेन हुआ उसी डेट को कैश बुक भी मेंटेन हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है कैश बुक वाले को पता ही नहीं है, ट्रेडर वाले को पता ही नहीं है। पासबुक में मेंटेन होगा क्योंकि बैंक इंटरेस्ट देती है, तो बैंक जैसे ही इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जमा किया वो पासबुक में मेंटेन कर दिया, लेकिन उस इंटरेस्ट की जानकारी हमें नहीं है तो हमने कैश बुक मेंटेन नहीं किया। तो उस केस में क्या देखा जाएगा कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस में डिफरेंस हो जाता है, और उसी जब डिफरेंस आ जाए तो उसको रिकॉन्सिल करने के लिए, टैली करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सपोज करो कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिख रहा है मान लो फ़िलहाल 5000, अब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है मान लो सेम 5000। अभी तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो क्या हुआ, बैंक चार्ज किया मान लो 100 रुपीज़, तो बैंक 100 रुपीज़ चार्ज करेगा, तो बैंक चार्ज कर रहा है ना। अब बैंक में क्या मेंटेन होता है, पासबुक, तो ये 100 रुपीज़ क्या होगा, पासबुक में मेंटेन होगा। तो चूंकि बैंक चार्ज कर रही है तो आपके बैलेंस में से क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो पासबुक कितना बैलेंस हो गया, 4900, क्योंकि बैंक चार्ज बैंक करती है। बैंक क्या मेंटेन करता है, पासबुक। वो पासबुक में अपने आपके अकाउंट में से जो बैलेंस था उसमें से ये 100 रुपीज़ क्या कर दिया, माइनस करके दिखा दिया। कैश बुक में हम क्यों नहीं दिखाए, क्योंकि कैश बुक किसके पास होता है, ट्रेडर के पास, और ट्रेडर को पता रहेगा कि बैंक ने चार्ज किया, तभी तो कैश बुक मेंटेन होगा। ऐसा नहीं कि पता नहीं चलेगा, पता चलेगा, कल पता चलेगा, परसों पता चलेगा, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो सिर्फ बैंक वाले को पता है कि बैंक हमने क्या किया है, चार्ज किया है, हम उसके अकाउंट से क्या किए, 100 रुपये डिडक्ट कर दिए। लेकिन कैश बुक इसलिए नहीं मेंटेन हुआ क्योंकि ट्रेडर को नहीं पता है। तब उस केस में देखोगे कि बैंक चार्ज केवल पासबुक में मेंटेन हुआ, कैश बुक में मेंटेन नहीं हुआ। अब सवाल ये आता है कि क्या कैश बुक में मेंटेन कभी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आज नहीं हुआ है लेकिन कल होगा, परसों होगा। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस क्या है बच्चों, वो आपका इक्वल नहीं आ रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के रीजन के कारण आपका कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंसेज हो जाता है। तो ये इसको हम सुधारेंगे कैसे, तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंपेयर्स द बैंक बैलेंस एज पर द कंपनीज रिकॉर्ड्स। बिल्कुल वही चीज़ बोल रहा है कि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस जब मैच ना हो तो उसको मैच करने के लिए, टैली करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो जैसे कैश बुक है आपका 5000, पासबुक है मान लो आपका 5000 मान लो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक दे कि चेक इशू किया गया, चेक इशू किया गया 5000 बट नॉट प्रेजेंटेड, ध्यान देना, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि चेक 5000 रुपये क्या किया गया, इशू किया गया। तो इशू कौन करता है, ट्रेडर इशू करता है। इशू कौन करेगा, ट्रेडर इशू करेगा। तो ट्रेडर को पता है कि हमने चेक दिया तो मेरे अकाउंट से पैसा घटेगा, तो कैश बुक में माइनस कर दिया। ट्रेडर को पता है, क्योंकि चेक कौन इशू कर रहा है, ट्रेडर इशू कर रहा है। तो ट्रेडर को पता है कि मेरे अकाउंट से पैसा घटेगा, उसने क्या किया, कैश बुक को माइनस कर दिया। तो कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। लेकिन लिखा है कि वो चेक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ना हो। तो अगर वो चेक बैंक में गया ही नहीं तो बैंक में क्या पासबुक मेंटेन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो पासबुक आपका जस का तस 5000 रह गया। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हो कि कैश बुक का बैलेंस 0 हो चुका है, पासबुक का बैलेंस 5000 हो चुका है। तो दोनों का बैलेंस क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो अब यहाँ पे हमें कौन सा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 2 तरीके से बनाते हैं, एक कैश बुक के बैलेंस से लेकर और एक पासबुक के बैलेंस से लेकर। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, तो एक कैश बुक के बैलेंस से हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं और एक पासबुक के बैलेंस है। अब इस जितना भी हमने बोला इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको फॉर्मेट को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर समझ गए तो BRS में कोई इशू नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
बीआरएस बनाने के लिए हम दो बैलेंस यूज़ कर सकते हैं, कैश बुक का बैलेंस और एक पासबुक का बैलेंस। तो पहले हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग क्या लिखेंगे, हेडिंग लिख देना आप लोग बीआरएस। ऐसे हमको तो एमसीक्यू करना, ऑब्जेक्टिव करना, आप 11th में थोड़ी हो या सीए फाउंडेशन में थोड़ी हो कि आपको पूरा प्रैक्टिकल बनाना है, बस आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो आपको भी समझने पर ध्यान रखना है। अगर मान लो हम कैश बुक के बैलेंस से बनाते हैं तो ये सारा आइटम हम ऐड करेंगे और ये सारा आइटम हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या क्या एडिंग आइटम है, तो पहला है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सेकेंड ऐड वाला आइटम क्या है, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। थर्ड क्या है, अमाउंट रिसीव बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेडर। फोर्थ क्या है, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिफ्थ क्या है, क्रेडिट रॉन्गली गिवन बाय द बैंक। सिक्स क्या है, रिबेट ऑन रिटायरमेंट ऑफ बिल। ये सब आपका क्या हो गया, ये सब ऐड वाला आइटम है, इसको हम ऐड करेंगे जब हम कैश बुक से बनाएंगे। लेस वाला आइटम क्या है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, बैंक चार्ज, अमाउंट पेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, डेबिट रॉन्गली गिवन बाय द बैंक, डिजॉनर ऑफ बिल और चेक। अब ध्यान से समझना, आप लोग ध्यान से समझना सब। ये मान लो कैश बुक अपना और ये मान लो पासबुक, ठीक है। अभी दोनों का बैलेंस हम इक्वल कर देते हैं 5000 5000। तो जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम हो, दोनों का बैलेंस जब सेम हो तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिफरेंस होगा तभी बनाएंगे। तो देखो पहला वाला ध्यान से समझना, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक कौन इशू करता है, ट्रेडर। तो ट्रेडर जब चेक इशू करेगा तो ट्रेडर को लगेगा ना कि उसके अकाउंट से पैसा क्या हो गया, उसके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाएगा, उसके अकाउंट से पैसा निकाल कर जिसके लिए इशू किया जा रहा है उसको पेड कर दिया जाएगा। तो मान लो 2000 का चेक इशू हुआ लेकिन बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो चेक कौन इशू कर रहा है, ट्रेडर। ट्रेडर कैश बुक से माइनस कर देगा, तो कैश बुक का बैलेंस हो गया 3000, लेकिन वह चेक बैंक में पेमेंट के लिए गया ही नहीं, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो पासबुक मेंटेन ही नहीं होगा, पासबुक जस का तस रह गया। तो क्या देख रहे हो, कैश बुक आपका 3000 है, पासबुक 5000 है। इक्वल लाना है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों का बैलेंस अलग अलग हो गया, तो अब हमें बीआरएस बनाना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे आएगा, तो देखो कैश बुक के बैलेंस से बना रहे हैं ना, तो कैश बुक का बैलेंस देखो 3000 है और इक्वल उस 5000 के इक्वल कब आएगा, जब इसमें वापस हम 2000 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसलिए चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट क्या होता है, ऐड होता है। एक आइटम समझिए। सेकेंड है बैंक अलाउड इंटरेस्ट। फिर वापस से कैश बुक ले लो, पासबुक ले लो। मान लो कैश बुक 5000, पासबुक 5000, दोनों का बैलेंस जब तक इक्वल रहेगा बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बैंक ने इंटरेस्ट दिया, मान लो 500। बैंक अलाउड इंटरेस्ट का मतलब बैंक क्या किया, इंटरेस्ट दिया। तो बैंक इंटरेस्ट देगा तो कौन पहले कहाँ मेंटेन होगा, पासबुक मेंटेन होगा ना। तो 500 क्या हो गया, पासबुक में मेंटेन कर दिया, यानी कि बैंक इंटरेस्ट दे रहा तो आपके अकाउंट में ऐड होगा, तो पासबुक में मेंटेन हो गया 5500। हमेशा याद रखो, बैंक जो भी आपका चाहे वो चार्ज करे, इंटरेस्ट दे, बैंक का ट्रांजैक्शन पहले बैंक को पता होता है। तो आपका बैंक जो इंटरेस्ट दिया 500, ये बैंक वाले को पता है। तो बैंक वाले ने क्या किया, पासबुक में मेंटेन कर दिया। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपके अकाउंट में ऐड करके दिखा दिया। क्या कैश बुक मेंटेन होगा, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। अगर मान लो यहाँ हमें पता होता कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम भी कैश बुक में मेंटेन कर देते हैं, लेकिन मान के चलो कि अभी इंटरेस्ट का इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है, तो कैश बुक का बैलेंस जस का तस रह जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट की जानकारी नहीं है, इसलिए ट्रेडर ने कैश बुक में मेंटेन नहीं किया। तो कैश बुक जस का तस 5000 और पासबुक कितना है 5500। तो दोनों में डिफरेंसेज हो गए ना। अब इसको कैसे इसका रिकॉन्सिलेशन करेंगे, तो बना किससे रहे, कैश बुक से। तो कैश बुक 5000 है, 55 कैसे आएगा, तो इसमें 500 क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसलिए बैंक अलाउड इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है अगर कैश बुक से बनाओगे। थर्ड है आपका, फिर वापस ले लेते हैं, ये मान लो कैश बुक 5000,
पासबुक, ये भी हो गया 5000। अब यहाँ पे वापस ले लो। बैंक क्या कर रहा है, तीसरा नंबर देखना है ना, अमाउंट रिसीव बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेडर। ट्रेडर के बदले में बैंक ने अमाउंट रिसीव किया, मान लो 2000 या 1000 ले लो। तो ट्रेडर के बदले में बैंक ने अमाउंट रिसीव किया, इसका मतलब आपके अकाउंट में ऐड कर दिया। तो बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक मेंटेन करेगा पासबुक, और रिसीव कर रहा तो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, यानी कि पासबुक हो गया 6000। अब भैया ये बैंक रिसीव कर रहा है ना, तो ये हमें तो पता नहीं है, फिलहाल तो नहीं पता है, तो हम कैश बुक मेंटेन नहीं करते। कैश बुक जस का तस रह गया, केवल क्या मेंटेन हो गया, पासबुक। अगर कैश बुक भी मेंटेन हो जाता तो बीआरएस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे ये मान के चलना कि कैश बुक में मेंटेन नहीं हुआ, जिस कारण देख रहे हो कि कैश बुक का बैलेंस 5000 और पासबुक का बैलेंस 6000 है। अब बना किससे रहा है, कैश बुक से। तो कैश बुक 5000 को 6000 करने के लिए 1000 क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसलिए अमाउंट रिसीव बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेडर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक और है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कस्टमर बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा किया, तो यहाँ पे कैश बुक, मान लो वापस ले लेते हैं, कैश बुक है 5000, पासबुक है मान लो 5000। डायरेक्ट आपके अकाउंट में कस्टमर डिपॉजिट कर दिया, तो डायरेक्ट डिपॉजिट करेगा तो इसका मतलब कि पासबुक मेंटेन होगा, मान लो 1000। तो पासबुक में मेंटेन हुआ 1000, तो पासबुक कितना हो गया, 6000। कैश बुक में नहीं मेंटेन हुआ, तो कैश बुक आपका 5000, ये 6000। तो कैश बुक 5000 को 6000 करने के लिए 1000 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्रेडिट रॉन्गली गिवन बाय द बैंक, इसका ये मतलब हुआ कि आपके अकाउंट में जमा हो गया, तो फिर पासबुक बढ़ जाएगा। क्रेडिट रॉन्गली गिवन बाय द बैंक मतलब कि गलती से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो पासबुक बढ़ जाएगा। हम बना रहे हैं कैश बुक से, तो कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। रिबेट ऑन रिटायरमेंट ऑफ बिल, इसमें भी क्या होगा कि बिल का रिटायरमेंट होगा तो आपके अकाउंट में पैसा ऐड होगा, यानी कि पासबुक बढ़ेगा। तो हम कैश बुक से बना रहे हैं, तो कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। उसी तरह लेस का आइटम समझते हैं। लेस का आइटम जैसे कि कैश बुक, और ये हो गया पासबुक, दोनों का अमाउंट मान लो 5000। अभी दोनों का अमाउंट इक्वल है, मतलब कि बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया मान लो 1000। तो चेक कौन डिपॉजिट करता है, व्यापारी, ट्रेडर। तो ट्रेडर को पता है कि हमने 1000 जमा किया, मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ेगा, तो उसने कैश बुक में 1000 क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो कैश बुक अब कितना दिख रहा है, 6000। लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुआ। चेक क्लियर करने का मतलब ध्यान से समझना, हम चेक बैंक में भेजेंगे तो बैंक उस चेक से क्या करेगा, जिसके नाम से चेक है उससे पैसा कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डालेगा। ये काम उसने नहीं किया, यानी उस चेक का पैसा बैंक ने कलेक्ट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। यानी कि चेक डिपॉजिट तो हम किए, लेकिन बैंक उसको अभी क्रेडिट नहीं किया, यानी कि पासबुक मेंटेन नहीं हुआ है, सीधा सीधी समझो। तो यहाँ पर भी देख रहे हो कि दोनों का बैलेंस डिफरेंस हो गया। बना किससे रहे थे, कैश बुक से। तो 6000 को 5000 के इक्वल आने के लिए क्या करना होगा, वापस से 1000 को माइनस करना होगा। इसलिए लेस किया जाता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक। पढ़ोगे आगे क्वेश्चन, अभी बढ़ाएंगे। बैंक चार्ज का मतलब ये बैंक चार्ज करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, पासबुक घटेगा। बैंक चार्ज कर रही है, बैंक आपके अकाउंट से पैसा निकाल ली, पासबुक मेंटेन करेगा, तो पासबुक घट गया। बना रहे हैं कैश बुक से, तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसी तरह अमाउंट पेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के बदले में बैंक ने पेमेंट किया, तो बैंक पेमेंट किया तो फिर पासबुक मेंटेन होगा। अब पेमेंट किया तो पासबुक में क्या होगा, माइनस होगा। तो हमको वापस कैश बुक से बना रहे हैं, तो कैश बुक में भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, थोड़ा सा आप 11th में भी तो पढ़े ही होगे सब, या जो सीए फाउंडेशन कर रहे थे वो लोग भी पढ़े होंगे। आगे देखो, डेबिट रॉन्गली गिवन बाय द बैंक। डेबिट मतलब गलती से आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया, तो गलती से पैसा निकाला तो पासबुक घट गया। निकाला तो पहले तो बैंक निकाल रही है ना, बैंक के द्वारा काम हो रहा है, तो बैंक पहले क्या मेंटेन करेगा, पासबुक। पासबुक में क्या होगा, माइनस करके दिखा देगा। बना रहे हैं कैश बुक, तो कैश बुक से भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चेक या बिल डिजोनर होगा, वापस आपके अकाउंट से पैसा कमेगा, यानी कि पासबुक माइनस कर देगा बैंक, तो हमको कैश बुक को भी क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ये आपका था कैश बुक से अगर बनाते हो।
अगर पासबुक से बनाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, पासबुक से बनाओगे तो ऐड वाला आइटम सारा लेस हो जाएगा, लेस वाला आइटम ऐड होगा। जैसे देखो ये यहाँ पे पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ले लेना, कैशबुक का डेबिट तो पासबुक का क्रेडिट। तो इसमें देखो ऐड वाला आइटम लेस में लिखा है हमने, और लेस वाला आइटम क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तब अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का है, इफ कैशबुक, कैशबुक का कौन सा कॉलम, कैशबुक का आपका कॉलम हो जाएगा बैंक कॉलम। सो जब बैलेंस ऑफ 10,000, यानी कि कैशबुक का बैलेंस कितना शो कर रहा है, 10,000। अब मान के चलो पासबुक का भी बैलेंस 10,000 है, अभी बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, एंड फॉलोइंग वेयर एब्जॉर्ब्ड व्हाइल कंपेयरिंग इट विथ पासबुक। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, तो देख रहे हो ए चेक ऑफ 1,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 1,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट किए, तो बताओ क्या होगा। 1,000 का चेक अगर हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो व्यापारी को बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन लिखा है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी कि कैशबुक में कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ चेक डिपॉजिट का। क्योंकि चेक डिपॉजिट का मतलब क्या होगा कि मेरे अकाउंट में पैसा ऐड होगा। ट्रेडर अगर अकाउंट्स मेंटेन करेगा तो कैशबुक में क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, लेकिन कैशबुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। लेकिन चेक डिपॉजिट हुआ, यहाँ ये तो नहीं लिखा है कि क्लियर नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ। इसका मतलब मान लो कि पासबुक में मेंटेन हो गया 1,000, क्रेडिट हो गया, तो टोटल पासबुक 11,000 हो गया, कैशबुक आपका 10 का 10,000। आगे देखो, एंड पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक जो है 100 रुपये से कम गया, तो पेमेंट साइड आपका 100 रुपये से कम गया, तो पासबुक में भी 100 रुपये से क्या कर दो, कम कर दो, यानी कि 10,000 क्या हो गया, 900 रुपया हो गया। तो ये आपका कौन सा बैलेंस, तो कैशबुक का डेबिट। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया रहा है, तो मान लो कि कैशबुक का डेबिट और पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट। तो 10,900 क्या हो गया, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो गया। 10,000 पासबुक का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। अब ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर होगा, हेल्प मिलेगा। तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एक सेकेंड, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। आपका कैशबुक का डेबिट बैलेंस दिया है, तो चलो बीआरएस कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट में एक बना लेते हैं बीआरएस। 3 कॉलम ले लो, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट और अमाउंट। कैशबुक के बैलेंस से बोला है ना, तो कैशबुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। कोई एक से आप सीख जाओ, फिर सबका हो जाएगा। बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट, क्योंकि कैशबुक अगर डेबिट से बना रहे हो तो इसका मतलब पासबुक से रहेगा, तो पासबुक जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और लास्ट में बता देंगे ट्रिक कि आपको आसानी, बस कैशबुक से समझ जाओ, कैशबुक डेबिट बैलेंस से बीआरएस बनाना समझ जाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो बैलेंस एज पर कैशबुक कितना दिया, 5,000 दिया है, इसका अमाउंट यहाँ दे दो 5,000। अब आते हैं हम लोग, पहला हमारा इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग चेक्स वेयर इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू हुआ बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, पहला नंबर दे दो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना चेक इशू है आपका, 300 आपका हो गया राम का, 300 राम का, और रहीम का कितना 750, 1,050 टोटल। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, कैशबुक ये डेबिट मान लो, पासबुक क्रेडिट मान लो। अभी मान लो दोनों का बैलेंस इक्वल है, 5-5 हज़ार। चेक इशू किया गया, हम अमाउंट इजी अमाउंट ले लेते हैं, मान लो 1,000। तो चेक हम जो इशू किया 1,000, तो ये कौन इशू किया, व्यापारी। इसका मतलब व्यापारी अपने
व्यापारी क्या मेंटेन करता है, कैश बुक, वो कैश बुक में माइनस करके दिखा देगा, क्योंकि व्यापारी को लग रहा है कि हम चेक दे रहे हैं, मेरे बैंक से पैसा कटेगा, वो अपने कैश बुक में माइनस करके दिखा दिया, तो कैश बुक हो गया 4000। लेकिन वो चेक बैंक में पेमेंट के लिए गया ही नहीं, तो पासबुक मेंटेन नहीं हुआ, पासबुक जस का तस रह गया। बना रहे हैं कैश बुक से, तो कैश बुक आपका 4000 है, उसको 5000 करने के लिए 1000 को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, यानी कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप लोग प्लस वाला अमाउंट ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट सेकेंड है तुम्हारा, 2 चेक है 1000 का और 750 का, और बैंक में पेड किए, लेकिन क्लियर हुआ 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल का मतलब अगले महीने में। हम बना रहे हैं BRS 31 मार्च को, और अगले महीने में क्लियर हुआ, मतलब 31 मार्च तक क्लियर नहीं हुआ, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड या क्लियर्ड। अमाउंट कितना है, 1000 और 750, 1750। अब यहाँ पे समझना, फिर वापस मान लो कैश बुक 5000 है, पासबुक भी 5000 है, ठीक है। चेक डिपॉजिट कर रहे हैं मान लो 1000, अमाउंट आसान अमाउंट ले रहे हैं अभी 1000 रुपया, तो चेक हम इशू कर रहे हैं 1000, सॉरी चेक डिपॉजिट कर रहे हैं 1000। तो कौन डिपॉजिट करता है, ट्रेडर। ट्रेडर को पता है कि उसके अकाउंट में 1000 बढ़ेगा, और ट्रेडर क्या मेंटेन करता है, कैश बुक में 1000 बढ़ा देगा, क्योंकि ट्रेडर को लग रहा है कि उसके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, तो कैश बुक हो गया आपका 6000। लेकिन वो चेक बैंक के द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया, यानी कि पासबुक अभी मेंटेन नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि कैश बुक आपका 6000, पासबुक 5000। बना किससे रहे हैं, कैश बुक से। तो 6000 को 5000 के इक्वल आने के लिए 1000 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, इसलिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड माइनस कर देंगे, तो 1750 आपका दिया हुआ था, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा 3rd नंबर। बैंक ने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया 28 मार्च को, और इंटीमेशन कब रिसीव हुआ, बैंक इंटीमेशन कब रिसीव हुआ, 5 अप्रैल को, यानी कि बैंक ने तो पेड कर दिया, तो बैंक पेड कर दिया तो कैश बुक से माइनस हो गया होगा। इसको भी इस तरह से ले लो, कैश बुक और पासबुक। बैंक पेड किया 300 रुपये 28 मार्च को, तो बैंक पेड किया तो पासबुक तो घट गया होगा, तो पासबुक में 300 रुपये क्या है, माइनस करके दिखा दिया गया होगा, सॉरी पासबुक में 300 रुपया माइनस करके दिखा दिया गया होगा। और बैंक इंटीमेशन ट्रेडर कब रिसीव किया, 5 अप्रैल को, यानी कि 31 मार्च तक तो पता ही नहीं है कि बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, तो कैश बुक मेंटेन नहीं हुआ, कैश बुक आपका जस का तस रह गया। तो पासबुक कम घट गया ना, तो हम बना रहे कैश बुक से, तो पासबुक कम गया तो कैश बुक को भी क्या करना होगा, कम करना होगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बैंक पेड किया तो पासबुक घट गया, अब कैश बुक नहीं मेंटेन किए तो कैश बुक को भी घटाओगे ना, तो 300 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है आपका अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय अ कस्टमर। कस्टमर आपके अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर दिया, मान लो 1000 रुपया, तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट जमा किया तो कैश पासबुक मेंटेन होगा ना, क्योंकि बैंक में जमा हो रहा है, तो बैंक में जमा हुआ पासबुक आपका मेंटेन हो जाएगा। और डिपॉजिट हो रहा है तो पासबुक आपका 1000 से मान लो बढ़ गया। अगर हम कैश बुक से बनाएंगे तो ये पासबुक आपका 1000 से भरा हुआ है, तो कैश बुक को भी क्या करना होगा, 1000 से बढ़ाना होगा। मतलब कि डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय द कस्टमर, क्या हुआ, पासबुक बैंक कलेक्ट किया, बैंक जैसे ही कलेक्ट किया आपका पासबुक भर गया, आपका पासबुक भर गया, कैश बुक मेंटेन नहीं हुआ, क्योंकि अगर कैश बुक मेंटेन हो जाता तो BRS बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पासबुक आपका भर गया, बनाना किससे है, कैश बुक से, तो कैश बुक को भी बढ़ा देंगे।
तो ये हमारा आइटम ऐड हो जाएगा। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द बैंक, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय ए कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर। तो क्या हुआ कि बैंक में डायरेक्ट जमा हुआ, पासबुक भरा, कैश बुक को भी बना देंगे 3500। फिफ्थ नंबर तुम्हारा क्या है, बैंक चार्ज 50 एज बैंक कमीशन। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखना, माइनस के लिए ब्रैकेट यूज किया गया है, प्लस वाले के लिए ब्रैकेट यूज नहीं किया गया है। 5 नंबर है, बैंक 50 रुपया कमीशन चार्ज किया। फिर वही बात, बैंक कमीशन चार्ज किया, पासबुक से क्या होगा, घटेगा, पासबुक से घटेगा, कैश बुक से बना रहे तो कैश बुक को भी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो बैंक चार्ज 50 रुपीज़ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 नंबर देखोगे क्या है, 10,000 बैंक में रॉन्गली क्रेडिटेड हो गया। अच्छा पासबुक में क्रेडिट हो गया, पासबुक में 10,000 रुपये क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट मतलब जमा, तो पासबुक में गलती से जमा हो गया तो पासबुक भर गया। हम कैश बुक से बना रहे हैं तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो 10,000 रुपये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बच्चों। 10,000 रुपये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो सारा ऐड वाला आइटम को एक साथ कर लेते हैं और लेस वाला आइटम को एक साथ कर लेते हैं। बस अब कैलकुलेशन करना है, करो। 1050 आपका प्लस में, 3500 प्लस में और 10,000 प्लस में, 14,550 प्लस में। अब माइनस वाला ले लेते हैं, माइनस में कितना था, 1750। फिर माइनस माइनस ऐड करके एक साथ घटा दोगे, 300 माइनस में और 50 माइनस में, यानी कि एक सेकेंड यार, 1750 प्लस 300 है ना, 1750 350, टोटल 2100 आपका माइनस में है। अब इसमें से इसको घटाओ, 14,550 में से 2100 तो 12,450 प्लस में आएगा, प्लस में ही आएगा ना। अब इसमें 5 जोड़ दो, 17,450 हो गया। कितना हो गया, 17,450। अब यहाँ पे ये जो कैश बुक से स्टार्ट किए हमारा, अब ये जो बैलेंस आएगा इसको कहेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक का डेबिट तो पासबुक का क्रेडिट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं समझना। हम लोगों ने BRS बनाने के लिए किससे सीखा, बैलेंस एज पर कैश बुक से, बैलेंस एज पर द कैश बुक से। इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे, अपोजिट बना लेंगे, बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट, बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट। या कैश बुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक ले लो, क्रेडिट बैलेंस ले लो, मतलब ओवरड्राफ्ट। मतलब सीधा सीधी समझो कि अभी हम लोग जो बनाए कैश बुक का डेबिट बैलेंस, उसमें हम जो ऐड आइटम करते थे, अगर ओवरड्राफ्ट से बनाओगे सेम कैश बुक ओवरड्राफ्ट, तो आइटम क्या होगा, लेस हो जाएगा। जो हम कैश बुक में लेस करते हैं वो क्रेडिट बैलेंस में क्या होगा, ऐड होगा। एकदम सिंपल सी बात है। उसी तरह हमने पासबुक से कैसे बनाएंगे, तो कैश बुक में जो ऐड आइटम करते हैं पासबुक में क्या होगा, लेस आइटम हो जाएगा। कैश बुक में लेस आइटम जो करते हैं पासबुक में क्या होगा, ऐड आइटम हो जाएगा। बस यही करना है। बस एक कैश बुक का डेबिट बैलेंस कर लो और इसी का अपोजिट क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस से बना रहे हो या कैश बुक ओवरड्राफ्ट से बना रहे हो, या कैश बुक ओवरड्राफ्ट से बना रहे हो। तो ये हमारा हो गया। बस कैश बुक का डेबिट बैलेंस याद रखो। अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस से बनाना हो तो यही अपोजिट कर देंगे, या कैश बुक ओवरड्राफ्ट से बनाना हो तो अपोजिट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा, अच्छा एक और, पासबुक ओवरड्राफ्ट से बनाना हो। पासबुक ओवरड्राफ्ट का मतलब पासबुक का डेबिट
तो पासबुक का जो क्रेडिट वाला जो सिस्टम है, मतलब इसमें जो ऐड करोगे इसमें लेस हो जाएगा, इसमें लेस करोगे इसमें ऐड हो जाएगा। तो एक आराम से आप लोग इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट। देखो डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब सीधा सीधी समझो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड या नॉट कलेक्टेड, क्रेडिटेड कह लो, कलेक्टेड कह लो, क्लियर्ड कह लो, इसको आउटस्टैंडिंग चेक भी कहा जाता है, आउटस्टैंडिंग चेक, और इसको डिमांड, इसको डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एडेड टू बैंक बैलेंस, बिल्कुल सही, सॉरी एडेड टू बैंक बैलेंस नहीं, फॉर्मेट देख लो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कैश बुक का डेबिट मतलब बैंक बैलेंस, क्या करते हैं इसको हम डिडक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा सबट्रैक्टेड फ्रॉम बैंक बैलेंस, यानी कि कैश बुक में माइनस करके दिखाएंगे, वही पासबुक रहता था इसको प्लस करके दिखा देते हैं। तो 4 का आंसर आपका आ जाएगा बी। 4 का आंसर, एक सेकेंड, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकॉन्सिलेशन, चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ, सॉरी उसको कलेक्ट नहीं किया गया, तो चेक तो डिपॉजिट कर दिए, तो अच्छा एक सेकेंड ऐड होगा कैश बुक में रिकॉन्स, चेक डिपॉजिट, ठीक है, सबट्रैक्ट होगा ये। अगर बैंक बैलेंस में करोगे तो अच्छा, बैंक बैलेंस में क्या करते हैं, अच्छा क्वेश्चन समझो ध्यान से, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट बैंक रिकॉन्सिलेशन, मतलब उसका कहाँ, उसका बैंक रिकॉन्सिलेशन में कहाँ पे है। मान लो ये कैश बुक और ये ले लो पासबुक, कैश बुक 5000, पासबुक भी मान लो 5000। डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने बैंक में क्या किया, आपने चेक डिपॉजिट किया तो आपका कैश बुक बढ़ जाएगा, मान लो 1000, तो कैश बुक हो गया 6000, लेकिन पासबुक मेंटेन नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये हो गया, ये आपका एडेड टू बैंक बैलेंस हो जाएगा। जब BRS बनाएंगे तब उसको हम करेंगे, यहाँ पे एडेड टू बैंक बैलेंस, कैश बुक में ऐड हो गया। बस आपको इफ़ेक्ट पूछ रहा है इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, तो इफ़ेक्ट यही है कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब कि चेक डिपॉजिट तो कर दिए, तो व्यापारी को लगेगा कि उसके अकाउंट में पैसा ऐड हो गया और कैश बुक में बढ़ा कर दिखा देगा, लेकिन पासबुक में मेंटेन नहीं होगा, तो कैश बुक में क्या होगा, ऐड होगा, एडेड टू बैंक बैलेंस इसका आंसर होगा, एडेड टू बैंक बैलेंस। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज, बैंक में डिपॉजिट करोगे तो कंपनी के द्वारा डिपॉजिट होता है, तो बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक में क्या दिखाते हैं, तो ध्यान देना, एक कैश बुक और एक पासबुक। अगर हम एक हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होता है तो कैश बुक का वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा, अब पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। कभी भी आप लोग जब भी बैंक में पैसा जमा करो तो देखना पासबुक में क्रेडिट दिखता है, लेकिन अगर हम व्यापारी है अपना कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा दिखाएंगे, डेबिट बैलेंस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बैंक में डिपॉजिट करना, इसका मतलब डिपॉजिट का मतलब कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट। अब बैंक से अगर पैसा विड्रॉ हो रहा है तो कैश बुक का क्रेडिट, तो पासबुक का डेबिट। आंसर ए हो गया 5 का। 6 नंबर देखो, 6 नंबर है आपका, द चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। उसको हम लोग क्या, चेक हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया, क्लियर्ड नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनक्रेडिटेड। ये अभी हमने बताया, ये चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, उसको क्या कहते हैं, अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, अभी तक बैंक ने क्या किया, आपके अकाउंट में जमा नहीं किया, अनक्रेडिटेड हो गया वो, अनक्रेडिटेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक। आंसर 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर है, हाउ इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट ट्रीटेड इन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट व्हेन फेवरेबल
अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वहाँ पे हम समझ रहे थे, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे सीधे इफेक्ट पूछ रहा था। बैंक रिकॉन्सिलेशन में डिपॉजिट इन ट्रांजिट तो कैश बुक में ऐड हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट जो है, जब आपका कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है तो उसको कैसे ट्रीट करोगे। ट्रीटमेंट यहाँ पूछ रहा है। हम पिछले क्वेश्चन में हमको लगा ट्रीटमेंट है। कैश बुक 5000, पासबुक 5000। अब यहाँ पे देखोगे कि मान लो 1000 का चेक डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। मान लो 1000 का चेक डिपॉजिट तो किए तो कैश बुक तो मेंटेन हो जाएगा, लेकिन बैंक में मेंटेन नहीं होगा क्योंकि अभी तक बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया है। तो कैश बुक का 6000, पासबुक का 5000। अगर हमारा कैश बुक लेकर बनाओगे तो कैश बुक आपका कितना है 6000, तो 5000 इक्वल आने के लिए क्या करना होगा 1000 माइनस हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7 का आंसर बी। बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बुक का कौन सा बैलेंस होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस, ये आपका क्या कहलाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। आंसर 8 का हो जाएगा आपका बी। 9 नंबर देखोगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस इन द बैलेंस एज पर कैश बुक। बिल्कुल सही, पहला वाला ही इसका आंसर हो जाएगा, पहला वाला 9 का ए हो जाएगा। सेकेंड 10 नंबर देखना, राज गोयल हैज बैंक अकाउंट इन XYZ अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक। उसका बैंक बैलेंस कितना दिख रहा है 7340, यानी कि कैश बुक का बैलेंस हो गया। ये कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया 7340 हो गया। ठीक है, उसने 3450 का केस क्या किया, चेक क्या किया भेजा, मतलब चेक डिपॉजिट, लेकिन 345 का चेक कलेक्ट नहीं हुआ। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो क्या करेंगे, हमारे पास मान लो कैश बुक है, पासबुक है, चेक डिपॉजिट तो किए, मान लो इससे पहले दोनों का अमाउंट ले लो 5000 5000। मान लो 1000 का चेक डिपॉजिट किए तो ट्रेडर को लगेगा कि उसके अकाउंट में पैसा ऐड होगा तो कैश बुक मेंटेन कर दिया, लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुआ इसलिए पासबुक मेंटेन नहीं हुआ। तो कैश बुक से बनाना है तो कैश बुक कितना हो गया 6000, कैसे इक्वल आएगा 1000 को माइनस करना होगा, यानी कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड माइनस कर देंगे। कितना नॉट कलेक्टेड है 345, ये माइनस हो जाएगा। और एक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऑफ पेमेंट, वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये ऐड हो जाएगा। कितना 790। तो अब दोनों को कर लो, अब करोगे, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। 7340 में 790 प्लस और 345 माइनस, आपका 7785 आ गया प्लस में ये बैलेंस। आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पासबुक का बैलेंस क्या होगा 7784। ये कैश बुक का डेबिट, तो ये पासबुक का क्या हो गया क्रेडिट हो गया। तो कैश बुक का बैलेंस इतना था, उसको टैली करके पासबुक के बैलेंस के इक्वल कर दिया, पासबुक क्रेडिट। तो ये था हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये और भी हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का लेक्चर आप लोग के लिए लेकर आएंगे। आप लोग इतना देखना, कमेंट में बताना अगर कुछ भी डाउट हो, आपको अगर लगता है कि इस लेक्चर को फिर से दे दें या इस टाइप का और भी लेक्चर, तो कमेंट करके बताइए, हम इस टाइप का और भी लेक्चर आप लोग के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए, थैंक यू।